So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and as you all know मैंने आपको कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पेपर डाला था और मैंने कहा था आप लोगों से कि श्योरली आई विल अपलोड द आंसर्स। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है आज की, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सारे आंसर्स कराने वाली हूँ। ठीक है, बस लास्ट के एक आंसर नहीं कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी उस यूनिट को पढ़ा चुकी हूँ, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा लग रहा होगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ द प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं, तो आप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस इज नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, उसका नेचर, उसका स्कोप और उसका सिग्निफिकेंस आपको डिस्कस करना है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑल अराउंड द अर्थ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, सबसे पहले अगर नेचर की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबसे पहले कंपैरिजन किन चीज़ों के बेसिस पर होता है। एक तो डिफरेंसेस के और एक कुछ जो आपकी सिमिलैरिटीज़ होती है, तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बीच में ही आपका कंपैरिजन होता है। दूसरा, अलग अलग टाइप के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन पर प्रोसेसेस क्या है, गवर्नमेंट की प्रणाली कैसे है, प्रोसेस क्या है उस पर, और पॉलिसीज़ कौन कौन सी किस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, इन पे फोकस करती है। तीसरा, एनालाइजेस पावर डायनामिक्स, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। किसी भी पॉलिटिक्स का, किसी भी कंट्री की अगर आपको नेचर जानना है ना, तो सबसे पहले आपको उस कंट्री की आपको आइडियोलॉजी जाननी पड़ेगी कि भाई वेदर दे आर कम्युनिस्ट, वेदर दे आर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये होती है आपकी नेचर। सेकंड आता है आपका स्कोप। स्कोप में आप पढ़ोगे कि जिसके अंदर एक डेमोक्रेसी में किस टाइप के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, वेदर इट इज़ मोनार्की, वेदर इट इज़ डिक्टेटरशिप और इट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है। और दूसरा आता है आपकी जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, स्कोप उसमें क्या हो सकता है कि भाई लिबरलिज्म वाले लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, सोशलिज्म क्या सोच रहा है, या अदर कोई कम्युनिज्म क्या सोच रहा है। ये उनकी एक सोच होती है, जो हर एक कंट्री के अलग अलग पार्टीज़ की अपनी अपनी एक सोच होती है जिसके अकॉर्डिंग वो देश को चलाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है एनालाइजिंग इलेक्टोरल सिस्टम कि भाई एक डेमोक्रेसी है मान लो, तो उसके अंदर किस तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम वर्क्स करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, और पब्लिक की पॉलिसीज़ क्या क्या है। तो ये इसके स्कोप्स होते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस मतलब किस तरीके से वो फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या इस वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है कि वो पूरे वर्ल्ड को क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। ठीक है, सोसाइटीज़ बताती है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ होती है। ठीक है, वो बताती है, हमारी जीडीपी बताती है, और हमारी पॉलिटिकल में डिफेंस सेक्टर में पावर, मिलिट्री पावर, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि येस व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आप इसमें से देखो, मैं अब छोटे तो आप लोग हो नहीं, मैं आंसर लिखवा रही हूँ तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर में लिख सकते हो आंसर। ठीक है, नेचर में सिमिलैरिटी डिफरेंस डाल देना, इंस्टीट्यूशन पे फोकस डाल देना, स्कोप में आप आइडियोलॉजिकल डाल देना और गवर्नमेंट डाल देना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और सिग्निफिकेंट में पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिफेंस सिस्टम्स जो है हमारे, डिफेंस सेक्टर है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई। देखो जूम मैं कर रही हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। आइडेंटिफाई मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी रिजाइम, एग्जामिन द इमर्जिंग अथॉरिटेरियन ट्रेंड इन द पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। कि मतलब पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी यानी कि कॉलोनियल पीरियड के बाद जो जो डेमोक्रेसी निकल कर आई है उनके क्या क्या मेन फीचर रहे हैं। ठीक है, वो बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉलोनियलिज्म के बाद जो भी डेमोक्रेसी निकल कर आई है वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, सिटीजन हैव द राइट टू वोट एंड चूज देयर लीडर्स। दूसरा आ जाता है आपका रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें सभी लोग रूल के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तीसरा आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, हर एक व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट करेगी जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, एक डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया है पूरे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट में हमारे सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। फिफ्थ आता है सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री जो है वो
जनता के लिए काम करेगी और जनता के लिए ही वर्क करेगी, ठीक है। एज फॉर इमर्जिंग अथॉरिटेरियन ट्रेंड, अब अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो कॉलोनियल कॉलोनियल डेमोक्रेसीज के बाद आए, यानी कि जो भी कंट्री कॉलोनियल पीरियड में थी, ठीक है, जिसने कॉलोनी सही है, अपने आप को कॉलोनियल पीरियड सहा है, उसके बाद वो जो कंट्री है उसने किस तरीके से अपनी आप को रिट्रीव किया है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। अब ये देखेंगे हम इसके क्या क्या फैक्टर हैं। तो सबसे पहले जो भी कंट्रीज कॉलोनियल पीरियड के बाद डेमोक्रेसी बनी है, तो वहाँ पर इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वीकनिंग ऑफ चेक्स, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल, यानी कि एक होता है आपका प्री और एक होता है पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। तो उनकी एज अ इमर्जिंग अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स क्या क्या देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताना है कि जो आपकी कॉलोनीज थी ना, जब वो डेमोक्रेसी बनी, ठीक है, तो उनके अंदर एज अ अथॉरिटेरियन क्या ट्रेंड आए। तो यहाँ ये बता रखा है इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि वीक ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि जब ये जो भी हमारी डेमोक्रेसीज थी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर बनी ना एज अ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर इरोजन हुआ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, यानी कि बहुत गलत तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम और कंसंट्रेशन ऑफ पावर को किया गया ख़राब। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन, सिविल लिबर्टीज़ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और प्रेस जैसी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन थी हमारे डेमोक्रेसी पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है ये। तीसरा, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया, मीडिया कंट्रोल, इलेक्टोरल फ्रॉड करवाए गए। चौथा, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म मतलब जो डेमोक्रेटिक फोरम होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ठीक है। लीडर एक्सप्लॉइटिंग पब्लिक डिसकंटेंट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कि जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट पब्लिक के पास जाना चाहिए रिलेटेड टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ठीक है। पांचवा आ जाता है बैक साइडिंग ऑन ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट को बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया गया, उनको दबाया गया। जो लोग एक आधा अच्छी बात भी करते थे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी लाने के लिए कंट्री में, तो उनको भी क्या किया गया, उनकी बोलती बंद कर दी गई, ठीक है, और उनको कई कई को तो मार भी दिया गया, ठीक है। प्रेस पे सेंसरशिप लगाई गई, क्राउड्स ऑन डिसेंट, यानी कि बेसिकली ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना ये ब्रिटिश रिजाइम से पहले की बात है, ठीक है। और ये जो ऊपर आपने पढ़ा था ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये ब्रिटिशर्स जब छोड़ के चले गए उसके बाद की बात है, या कोई भी कॉलोनियल कॉलोनी उसको छोड़ के चली गई तब की बात है। और नीचे वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो यहाँ से पॉइंट आपका चालू हो रहा है, देखो एस से लेकर यहाँ तक, ये सारा आपका बता रहा है कि कॉलोनियल टाइम पे क्या क्या एक कंट्री की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझा रखा है, तो ये क्वेश्चन भी आप पेपर में कर लोगे। थर्ड अगर हम आए तो थर्ड कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिंग करना है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एज यू ऑल नो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि जो वीडियो मैंने इस पर अपलोड कर दी है, ठीक है, मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूँगी और ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप यू कैन रिफ़र इट टू एज, ठीक है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूके और यूएसए का बताना है, तो इसको मैं इतना ज़्यादा जो मैंने यहाँ लिख रखा है मैं ये सब आपको एक एक पॉइंट नहीं बता रही, सीधा सुन लो। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका कहाँ पर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम दैट इज़ ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो कि पावर लेता है लेजिस्लेचर से, यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वाइल यूएसए में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है, और यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है जो हेड ऑफ़ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है, जो कि सेम होता है, ठीक है। और जो आपका यूके की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो फटाफट से जो भी चीज़ें हो रही है उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, लेकिन यूएसए में फिक्स्ड है, फिक्स्ड फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, और यहाँ पर एक फिक्स टर्म सेट कर दिया गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट इतने टाइम के लिए इतने टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बनता है तो वो उसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये यू कैन रिफ़र द वीडियो एज वेल, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे मुझे पता है, बस इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हेड ऑफ़ द स्टेट और टर्म फिक्स टर्म की बात की गई है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लोगे, इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो देख लो, अभी भी टाइम है। तो अब ये था क्वेश्चन थर्ड, अब आते हैं हम क्वेश्चन फोर पे। क्वेश्चन फोर कहता है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम और यूनिटरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें डिफरेंसेस बताओ। अगेन ये भी मैंने आपको अपलोड कर दी है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट स्टिल अगर आपको देखो नोट चाहिए यू कैन
रिफ़र दिस एज अ स्क्रीनशॉट लेकर इसका, फिर आप इसमें अपना नोट्स खुद अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। डुअल सॉवरेनिटी यानी कि दोनों ही जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है मिलके काम करती हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमी फॉर रीजन का मतलब मैंने अच्छे से समझाया उस वाली वीडियो में, ठीक है। मैं कमेंट में आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। ऑटोनॉमी फॉर रीजन का मतलब है कि हर एक स्टेट का अपना अपना एक रीजन होता है ना, तो हर एक स्टेट के अपने अपने रीजन में उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि यस दीज आर द पर्टिकुलर सेक्टर जिसके अंदर आप ऑटोनॉमिली वर्क कर सकते हो, जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक टोक नहीं करेगी। फोर्थ है शेयर्ड पावर, यानी कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ पावर को क्या करती हैं, शेयर करती है। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट की जितनी भी पावर आती है वो सारी दोनों मिलकर ही करती हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। रीजनल इंटरेस्ट स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर ये काम करती है कि जो अपने नागरिक हैं उनको प्रोटेक्ट करे, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करें, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल इंटरेस्ट यानी कि लोगों के हित में कार्य करें, ठीक है। तो ये था आपका फेडरल सिस्टम। अब यूनिटरी में मतलब सारी पावर सेंट्रल के हाथ में है, सेंट्रल ही सारे डिसीजन लेगी। लिमिटेड रीजनल अथॉरिटी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट कह रही है वही ऑल ओवर द कंट्री चलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज होंगे, एक जैसे लॉज होंगे हर जगह पर, ठीक है। और गवर्नमेंट भी थोड़ी एफिशिएंट होगी क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट में जो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वही माना जाएगा। इस टाइप की गवर्नमेंट में विपक्ष आपका नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, FPTP है और मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम में डिफरेंसेस बताने हैं, विद एग्जांपल समझाना है इसको। तो देखो फर्स्ट पार्ट दी फोर्थ सिस्टम वही होता है जिसके अंदर विनर के पास सारी सीट आती है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को जितनी सीट मिल रही है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एक प्रोपोर्शनल सिस्टम है जिसको हर एक जिस व्यक्ति को, जैसे USA में होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है एक पार्टी का, मान लो, ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया है इलेक्टोरल सिस्टम वाली जो रिसेंट मैंने अभी डाली है, कि FPTP में मान लो एक पार्टी है NDP, ठीक है, और एक पार्टी है आपकी PDP। NDP हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, लेकिन इंडिया में नहीं होता, ये याद रखना। मान लो गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरला, हर जगह से आपकी एक एक पार्टी खड़ी हुई है, ठीक है। एक NDP की और एक PDP की मान लो, ठीक है। तो जो NDP की पार्टी है उसको 500 में से मान लो 400 वोट मिले गुजरात में, हरियाणा में मिले उसको 200, ठीक है, राजस्थान में मिले उसको 100। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस भी पार्टी को हरियाणा में मान लो 500 वोट मिले हैं ना, तो हरियाणा में क्या कोई ऐसा और व्यक्ति है जिसको उस पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं? अगर होता है तो वो जीत जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो जो आपका 500 वाला है वो ही जीतेगा, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी व्यक्ति को 500 में से 40 वोट मिले और किसी और पार्टी को 40 से ज़्यादा वोट ही नहीं मिले, ठीक है। वही पार्टी है जिसको कम भी उसी को मिले और ज़्यादा भी सबसे उसी को ही मिले हैं, ठीक है। तो वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये होता है आपका फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जितने ज़्यादा वोट उतनी ज़्यादा सीट, ठीक है। और अगला आता है हमारा मिक्स्ड इलेक्टोरल। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम FPTP प्लस में आपका जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। और दूसरा था आपका मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। ये दोनों किस पर बेस्ड हैं आपके, और एक था आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उस पर आपके ये बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये वाला आप यू कैन रिफर दैट वीडियो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका समझ आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। 6th होता है व्हाट इज़ पार्टी इन पार्टी सिस्टम, और डिफरेंट क्राइटेरिया बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी। तो पार्टी सिस्टम इट रिफर्स टू द वे पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट विद पर्टिकुलर कंट्री। पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जब किसी भी नेशन में बहुत सारी पार्टियाँ आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, उसी को हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। और अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें तो जब अलग अलग कंट्रीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलती है तो इसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। अब बोल रहे हैं डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी। तो नंबर ऑफ पार्टी, आइडियोलॉजी, क्राइटेरिया क्या है अलग, क्योंकि देखो पार्टी तो मैंने ही बना ली, आपने ही बना ली, पर हम दोनों अलग कैसे हैं? तो अलग कैसे हैं, हमारी नंबर ऑफ पार्टी यानी कि हमारे पास मेंबर कितने हैं, ठीक है, हमारे पास अपने MLAs कितने हैं, अपने MP कितने हैं। दूसरा, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है,
मान लो मेरी आइडियोलॉजी है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, हाथ बड़े बनाएगा बदलेगा हालात, ठीक है, तो ये आपकी अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तीसरा है इलेक्टोरल सक्सेस, कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं अलग अलग जगहों से तो आपको क्या क्या इसमें इलेक्टोरल सक्सेस मिलती है। फोर्थ आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कि कितने टाइम से आपकी पार्टी चल रही है, क्या इसमें अलग अलग टाइप के रीजन के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये आप इसकी क्लासिफिकेशन में डाल सकते हो। और पांचवा वोटर बेस, क्या आपकी जो पार्टी है वो पॉपुलर है अमंग द पीपल, क्या जनता के लिए आप कार्य कर रहे हैं, क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी सक्षम है जनता का सपोर्ट पाने के लिए, तो यही आपके एक पार्टी के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। 7 तो देखो बहुत ही छोटा है आई नो, ठीक है, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये मैं कोशिश करूँगी अगली बार से ना हो। तो इफ़ेक्ट बताने ग्लोबलाइजेशन के सॉवरेंटी ऑन द नेशन स्टेट। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन इस कंट्री से उस कंट्री में, ठीक है। तो अलग अलग नेशन स्टेट में आज के टाइम पे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहला देखो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। और सर्विसेज गुड्स में आ जाते हैं आपके जो भी विजिबल आइटम है, जैसे कि आपका कपड़ा, रोटी, ठीक है, अनाज, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हमारी विजिबल आइटम में आ जाती है। इनविजिबल आइटम वो आइटम्स होते हैं जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में यूज़ होते हैं, जो नेशनल पॉलिसीज़ में होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो आपका आपका ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर अब क्या हो गया है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है मॉनेटरी पॉलिसी पर। तीसरा है इरोजन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। फोर्थ है ट्रांसनेशनल इश्यूज़। और पांचवा है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये पांचों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आज के टाइम पे वर्ल्ड के अंदर ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, जो चैलेंजेस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनको ओवरकम करने के लिए भी आप अपने ग्लोबलाइजेशन का, मान लो किसी जगह पर टेररिज्म, मान लो किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है, ठीक है, टेक ओवर कर लिया मान लो उस कंट्री को, और वो भी टेररिज्म के थ्रू किया है, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो आपस में बातचीत कर कर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। तो यही होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, की जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है उसमें किसी दो पर लिखना है। तो देखो फीचर ऑफ फेडरलिज्म मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपका है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आपका है ये भी मैं नहीं करा रही हूँ। सिक्योरिटी स्टेट और टेररिज्म पे मैंने लिख दिया है, ये आप पढ़ लेना एक बार। सिक्योरिटी स्टेट देखो ये रहा, सिक्योरिटी स्टेट में आपका इंक्रीज सर्विलेंस, लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंसरशिप और प्रोपागेंडा, और सप्रेशन ऑफ अपोजिशन। तो ये था आपका एक स्टेट को किस तरीके से सिक्योर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सर्विलेंस बढ़ाया जाए, यानी कि सिटीजन्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाए, सीसीटीवी कैमराज लगाए जाए। दूसरा है सिविल लिबर्टी, यानी कि राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर थोड़ी सी तो रोक होनी चाहिए, कोई कुछ भी बोल के चला जाए और लोगों को भड़का दे, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तीसरा एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी पुलिस, अपनी बॉर्डर फोर्सेस, अपनी बीएसएफ की फोर्सेस, इन सबको क्या किया जाए, इनकी जो एक्सपेंशन की जाए, इनको बढ़ाया जाए। सेंसरशिप एंड प्रोपेगेंडा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैनिपुलेट कर रहा है मीडिया के थ्रू जनता को, तो सेंसरशिप जैसी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। पांचवा आता है सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, कि अगर जो अपोजिशन है वो आपके देश में दंगे भड़का रही है तो उनको सप्रेस यानी कि दबाया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये था आपका सिक्योरिटी स्टेट, एक स्टेट को किस तरीके से सिक्योर रखा जा सकता है। एक आता है आपका टेररिज्म। अब अगला टेररिज्म पता ही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड टेररिज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर वायलेंस होता है, ठीक है, मारपीट होती है, बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, अलग अलग रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स की वजह से होता है, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह को पूरा करने के लिए होता है। तो टेररिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, जिससे काफ़ी सारी इनोसेंट लाइफ का लॉस होता है, ठीक है। ये जो टेररिज्म होता है ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हो सकता है, ठीक है। कोई इसके अंदर आपके ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितने सारे टेररिस्ट नेशंस बन चुके हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो टेररिज्म के बारे में ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, आई होप आपको समझ आए ये, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो होप
आई होप यू विल गिव योर बेस्ट टू योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।